बच्चों, आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपकी रिटेल की जो दूसरी बुक है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर बेसिकली कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं। एक एंटरप्रेन्योर है, ग्रीन स्किल्स, कंप्यूटर रिलेटेड। ये किस लिए बुक है? ये बुक आपको हेल्प करती है आपकी जॉब की जो चांसेस होते हैं मिलने के, उसको बढ़ाने में। ये आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेगी, आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगी, आपको आसपास चल रहे जो ग्रीन एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप क्या क्या रिटेल इंडस्ट्री में चीज़ें देखी जा रही हैं उससे अवेयर कराएगी। और एक बिज़नेस यदि आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड काफ़ी जानकारी आपको देगी। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट हैं। आपका ये जो पेपर आता है ये आता है आपका 20 मार्क्स का, जो आपके मेन रिटेल के पेपर में ही होगा। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये जो पेपर आएगा आपका, ये सिर्फ आपका क्या कहते हैं 20 मार्क्स का पेपर आएगा और ये इंग्लिश में ही आएगा। इसके आपको हिंदी वर्जन क्वेश्चन नहीं मिलेंगे और आपको भी ये हिंदी में नहीं लिखना है। इसके आंसर्स आपको एज इट इज़ बुक की लैंग्वेज में इंग्लिश में ही लिखना है। इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो आपको उसी हिसाब से अपने आंसर्स को प्रिपेयर करना होता है। मैं आपको साथ साथ क्लास के साथ साथ बताती चली जाऊंगी कि कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आएगा और किस तरीके से पूछा जाएगा। ये देखिए यूनिट 1, जिसके अंदर हम कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइटिंग स्किल्स, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, अपने आप को किस तरीके से ग्रूम करें, अपने आप की कैसे सेल्फ मोटिवेशन बनाएं, कैसे अपने गोल सेट करें। तीसरा हमारा आईसीटी यानी कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल्स के बारे में है। चौथा हमारा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, जो आप अपने ईएमसी की बुक में भी पढ़ते होंगे एंटरप्रेन्योर के बारे में। लास्ट है हमारा ग्रीन स्किल्स, कैसे हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहकर अपना बिजनेस या रिटेल सेक्टर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सबसे पहला सेशन हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का है, जिसके अंदर हम काफ़ी सारे सेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सेशन में हमारा इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है। अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, वार्तालाप करना। कम्युनिकेशन के लिए हमेशा 2 पर्सन्स होने ज़रूरी हैं, जिनमें से एक होगा आपका सेंडर और एक होगा आपका रिसीवर। ठीक है, सेंडर वो पर्सन होता है जो आपके मैसेज को सेंड करेगा और रिसीवर वो पर्सन होता है जो आपके मैसेज को रिसीव करेगा। और जब रिसीवर मैसेज सुनकर अपना मैसेज कम्युनिकेट वापस करेगा कि यस मुझे समझ में आ गया या हाँ ठीक है मैं ऐसा कर दूँगी, तो तब रिसीवर बन जाता है सेंडर और जो सेंडर होता है वो बन जाता है रिसीवर। तो ये प्रोसेस इस तरीके से राउंड राउंड चलता रहता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये देखिए कम्युनिकेशन का मतलब है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को शेयर करना बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल, यानी 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ आप अपनी अगर थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो आप ये चीज़ डाल सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स। ठीक है, बस इतना तक काफ़ी है। उसके बाद देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। तो ये लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है, जिसको हम लैटिन वर्ड में कम्युनिकेशन इस वर्ड से निकला है कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर, यानी कि बताना, शेयर करना, ठीक है, बांटना। तो इसी से कम्युनिकेशन निकला है। हम भी तो यही करते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने दुख सुख फीलिंग्स इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, आप खुद ही सोचिए। क्या आप आज के समय में विदाउट कम्युनिकेशन रह सकते हैं? इवन ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स, आपके जितने भी लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, दे ऑल कम्युनिकेट विद देयर पीयर्स। जो भी है, हम लोग आपस में अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ कम्युनिकेशन ज़रूर करते हैं। तो हर कोई इस धरती पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं
कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में कम्युनिकेशन ज़रूर होता है, ठीक है। भले ही अदर लिविंग बींग्स बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी सम हाउ दे कम्युनिकेट। उनका अपना एक तरीका होता है कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। आप खुद ही सोचिए, आप बिना बात करे किसी से रह सकते हैं? केवल अगर आप हाँ या ना में भी जवाब दे रहे हैं, अपनी गर्दन हिला के भी जवाब दे रहे हैं, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये है हमारे 3 इम्पॉर्टेंस। सबसे पहला इन्फॉर्म, यानी सबसे पहले हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं ये बताया गया है। इसमें ये कह रहा है इन्फॉर्म करने के लिए, आप किसी को कोई चीज़ बताने के लिए, किसी को जागरूक करने के लिए आप इन्फॉर्म करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लुएंस, यानी आप किसी को प्रेरित करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए भी कम्युनिकेट करते हैं, जिसको हम इन्फ्लुएंस बोलते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए, जाहिर करने के लिए भी आप कम्युनिकेट करते हैं। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, व्हाई वी कम्युनिकेट, हम क्यों कम्युनिकेट करते हैं, या व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन। आप ये क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी पढ़ने के लिए आपके पास ये सॉफ्टवेयर बुक है, आप इसी से पढ़िए। कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर अपनी कॉपी में लिख लेना, डिटेल की नोटबुक में आई चेक। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन को बताती हैं कि हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं। इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो हम यहाँ देखते हैं, एलिमेंट्स को आप तत्व भी कह सकते हो, यानी अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कौन कौन लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले जो एलिमेंट्स हैं वो होते हैं हमारे सेंडर और रिसीवर, ठीक है। सेंडर यानी कि जिसने मैसेज भेजना है, रिसीवर यानी जिसको मैसेज भेजना है, जिसने रिसीव करना है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से दे रखा है। तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, ये इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेंडर से। नंबर 1 से, बॉय को हम मान लेते हैं सेंडर है, इसको कोई मैसेज इस गर्ल को भेजना है। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा? सबसे पहले कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा इस बॉय से, ठीक है। यहाँ से इसने बोलना, अपना मैसेज को एनकोड करना स्टार्ट कर दिया। देखो ये ऑरेंज कलर के बॉक्स में दे रखा है ना, ये मैसेज एनकोडिंग, यानी मुझे मैसेज सामने वाले को भेजना है उसको मैं किस तरीके से बोलूँगा। सपोज़ मैं सिर्फ हिंदी बोलता हूँ लेकिन सामने वाले पर्सन को इंग्लिश आती है, तो मैं अपने मैसेज को एनकोड करूँगा, कन्वर्ट करूँगा अपने मैसेज को इंग्लिश में। ये कैसे कन्वर्जन होती है? माइंड में, ये हम सोच रहे हैं, ठीक है। और ये विद इन फ्यू सेकेंड्स हो जाती है अगर आपको वो लैंग्वेज आती हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आई एम इनकोडिंग माई मैसेज। लेकिन क्योंकि हम इसमें प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो हम इसको भी एक स्टेप मानते हैं, ठीक है। तो सेंडर ने मैसेज को इनकोड किया सामने वाले यानी जो रिसीवर है उसके टर्म्स में कि वो समझ पाए, तभी तो कम्युनिकेशन होगा जब सामने वाला समझ पाएगा। अगर सामने वाला ही नहीं समझ पाएगा तो आप कम्युनिकेशन क्या कर रहे हैं? वो वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, खाली आप ही को समझ में आया, सामने वाले को तो आया ही नहीं, है ना। तो हमने मैसेज इनकोड किया। इसके बाद सेंडर क्या करता है? मैसेज को सेंड करता है, ठीक है। मतलब अब उसने मैसेज को सेंड किया। देखिए, आप किसी को मैसेज सेंड करेंगे, या तो वो पर्सन आपके सामने हो तो आप वर्बली सेंड करेंगे, या बहुत दूर हो, जैसे पहले के समय में लेटर्स भेजते थे तो ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन था, रिटन कम्युनिकेशन, या आप ओवर द टेलीफोन करोगे। तो जब आप मैसेज भेजते हैं, साथ साथ आप कोई ना कोई माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके माध्यम से रिसीवर तक वो मैसेज पहुंचेगा, जिसको हम बोलते हैं चैनल। क्या बोलते हैं? चैनल। इसको हम मीडियम भी बोल सकते हैं, इसको हम पाथ भी बोल सकते हैं, रास्ता, ठीक है। किस चैनल से, किस माध्यम से वो मैसेज बॉय जो है मैसेज सेंड कर रहा है। देखो राउंड बना है ना, यहाँ चैनल लिखा हुआ है, तो ये चीज़। अब ये चैनल, अगर मैं वर्बली बात, जैसे अब मैं आप तक ये लेसन पहुँचा रही हूँ, तो व्हाट इज़ माई चैनल? सबसे पहले तो मैं मैसेज को इनकोड कर रही हूँ, पहले तो मेरे को पता है मैंने आपको क्या बताना है।
उसके बाद मैंने इसको आपकी लैंग्वेज में इनकोड करा अपने माइंड में फटाफट। देखो कितनी फटाफट हो रहा है। एम आई टेकिंग एनी टाइम टू इनकोड? नो। तो ये क्विक होता है, ठीक है। तो बस लेकिन इसको समझाने के लिए ये एक पॉइंट बनाया गया है। उसके बाद मेरा जो चैनल है जिससे मैं आप तक पहुंच रही हूँ वो है मेरा फ़ोन, ठीक है। तो चैनल इज़ अ मीडियम जिसके द्वारा मैं रिसीवर तक मैसेज पहुंचाऊंगी, और मेरे रिसीवर हैं आप बच्चे, ठीक है। मैं सेंडर हूँ। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, यहाँ पे वो चैनल के बारे में ही बता रहा है, ठीक है। फेस टू फेस हो गया जिसके अंदर उन्होंने बोला, या टॉक हो गया, बात करना, या राइटिंग हो गया, या फिर ओवर द फोन हो गया, एनी मीडियम कैन बी चोजन। इसके बाद अब रिसीवर तक मैसेज पहुंच रहा है, आप क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो समवेयर आप मेरी जो लैंग्वेज है उसको डीकोड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डीकोड, यानी जो कोड्स में मैंने आपको मैसेज भेजा उसको आप कोड हटा के समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये भी टाइम ले रहा है? बिल्कुल टाइम नहीं ले रहा, आप क्विकली समझ रहे हैं। तो लेकिन जस्ट ये प्रोसेस होता है, इसीलिए आपको ये पॉइंट्स में बताया गया है। तो आप जब भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस बताएंगे तो इसी तरीके से बताएंगे कि सेंडर के बाद आप लिखेंगे एनकोडिंग के बाद आप लिखेंगे चैनल के बाद आप लिखेंगे डीकोडिंग के बाद आप लिखेंगे रिसीवर। समझ में आया? मतलब एक फ्लो चार्ट जैसा बनेगा। तो आप मैसेज सुन रहे हैं, जब आपको समझ में तभी आ रहा है जब आपने डीकोडिंग की होगी, जब वो मैसेज को आपने कोड हटा के समझने की कोशिश करी तभी आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, 4 द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। यहाँ पे उसको मैसेज मिल गया, उसने डीकोड करना स्टार्ट कर दिया। अब उसको रिप्लाई करना है, जो आप मुझे करेंगे डाउट क्लास में। आप रिप्लाई करेंगे, ये तो थोड़ा टाइम गैप में होगा, लेकिन अगर हम कोई क्विक बात करते हैं, जैसे फ़ोन पे बात करते हैं, तो तुरंत ही रिप्लाई आ जाता है रिसीवर का, है ना। तो यहाँ पे अब रिसीवर जो है रिप्लाई करेगी। जैसे ही ये रिप्लाई करेगी, जो ये गर्ल है ये बन जाएगी आपकी सेंडर और बॉय बन जाएगा रिसीवर। समझ में आई मेरी बात? सपोज़ अगर हम गूगल मीट पे क्लासेस ले रहे हैं, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, आई एम दी सेंडर एंड यू आर दी रिसीवर। आपने जैसे ही कोई डाउट पूछने के लिए मुझसे बात क्वेश्चन रेस किया, पूछा मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, तुरंत ही आप सेंडर बन गए और मैं रिसीवर। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारा कम्युनिकेशन का मोटिव, यानी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वह इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से आपको समझ आ जाए या आप तक पहुँच जाए, तब तक ये सेंडर रिसीवर सेंडर प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। चलिए, जहाँ से ये गर्ल सेंडर बन गई, फिर से देखो ये मैसेज स्टार्ट हो जाएगा, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या करा गर्ल ने, क्या करेगी गर्ल, रिप्लाई करने के लिए वो अपने मैसेज मन में सोचेगी, उसको एनकोड करेगी, कोड में डालेगी, फिर एक चैनल का चुनाव करेगी कि मैं कैसे रिप्लाई करूं। चैनल का चुनाव किया, उसके बाद बॉय तक वो मैसेज पहुंचेगा। मैसेज पहुंचने के बाद वो क्या पढ़ने की कोशिश करेगा और समझ जाएगा। फिर जब बॉय को रिप्लाई करना होगा तो तुरंत वो सेंडर बन जाएगा और ये रिसीवर। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इन अ राउंड एंड राउंड फॉर्म, ठीक है। समझ में आया? तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यू कैन ऑल्सो से। और एलिमेंट्स अगर आप कहें, इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है? सेंडर, इनकोडिंग मैसेज, चैनल, डिकोडिंग मैसेज, रिसीवर। देन नीचे से एक आप राउंड बनाएंगे, उसमें लिखेंगे फीडबैक। मैं आपको उसकी पिक्चर भी अलग से शेयर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पर्सपेक्टिव्स एंड कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव्स का मतलब होता है हमारे आइडियाज़, व्यूज़, या हम किस तरीके से सोचते हैं। दिस इज़ नोन एज पर्सपेक्टिव। एक हमारा नियमित रूप से सोचने का एक तरीका होता है। कई लोग बहुत पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, कई लोग बहुत नेगेटिव थिंकर्स होते हैं, कई लोग बड़े रिजिड और स्ट्रिक्ट होते हैं। तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो हमारा पर्सपेक्टिव होता है किसी भी कम्युनिकेशन में बात करने जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव देखा जाता है, ठीक है। हम आगे इसमें बात करेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, क्या कारण हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं। कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं यानी कि कब कब किन चीज़ों की वजह से हमारा जो मैसेज हम एक्चुअल में पहुंचाना चाह रहे थे वो उस ढंग से पहुंचा नहीं। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है लैंग्वेज,
कि मैं जो लैंग्वेज जानती हूँ सामने वाला उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है, ही डजंट अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, अब मैं किसी तमिलियन से बात करूँगी जिसे ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, तो मैं सीखे गए उसको, है ना, और जो तमिल वाला बोलेगा वो मुझे नहीं समझ में आएगा। तो लैंग्वेज इज़ अ फैक्टर जो हमारे कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा विजुअल परसेप्शन। विजुअल मतलब देखना, परसेप्शन यानी कि एक माइंड में सेट कर लेना, सोचना, जिसे हम किसी को देखकर ही सोच लेते हैं कि यार ये तो ऐसा ही टाइप का दिख रहा है, पता नहीं इससे बात करनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, या ये टीचर तो बड़ी स्ट्रिक्ट है, ये बहुत गुस्से वाली लग रही है। माइंड भी हो सकता है कि उनकी सिर्फ पर्सनैलिटी ऐसी है दिखने में, लेकिन हो सकता है कि वो बड़ी सॉफ्ट हो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो। तो दिस इज़ हमारा विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन, आपने देखते ही किसी को एक नज़रिया बना लिया, तो आप जब भी उससे बात करेंगे उसी ढंग से बात करेंगे। हो सकता है वो जब भी कोई नॉर्मली भी बात बोल रही हो तो आपको लगेगा कि टीचर ने डांट दिया, जब क्योंकि आपको लगा था कि वो स्ट्रिक्ट है, बस इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट होती है हमारी फैक्टर पास्ट एक्सपीरियंस, यानी पुराना आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो उस पर्सन के साथ बुरा, तो आप सोचेंगे कि ये बुरा ही है और ये हमेशा बुरा ही बोलेगा, तो मैं क्यों सुनूं इसकी बात। तो वो जो जिस तरीके से समझाना चाह रहा हो सकता है आपकी भलाई के लिए समझाना चाह रहा हो, तो आप नहीं सुनेंगे। तो ये ऐसे भी कम्युनिकेशन ख़राब होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज का मतलब होता है आपका पहले से ही जजमेंट कर लेना, बस आप पहले से ही मान लेना कि ये क्लास तो मेरी बात सुनते ही नहीं है, तो मैं तो इसमें ऐसे ध्यान ज़्यादा दूंगी नहीं। तो आपने जजमेंट बना ली, सम हाउ एनी हाउ आपने कुछ भी सोच के जजमेंट बना ली। तो ये पुरानी पहले से ही हम जो सोच लेते हैं, एक जजमेंट बना लेते हैं किसी के प्रति, ये भी हमारी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। हो सकता है हम उसकी बात सुने ही नहीं, क्योंकि वो हमारे मन में एक ख्याल है कि ये तो मानता ही नहीं है, तो हम क्यों उसकी बात सुने, हमारी नहीं सुनता तो हम क्यों। ये तो हमेशा ही, जैसे राहुल गांधी का तो खैर जजमेंट नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस है कि वो किस तरीके से बोलते हैं। ये हमारी प्री जुडाइज है कि वो जो भी बोलेगा, आज उसकी स्थिति ऐसी है, वो जो भी बोलेगा बेकार ही बोलेगा, कोई सुनता ही नहीं है, या तो चैनल ही चेंज कर देगा। दिस इज़ आर प्री जुडाइज, कि हमें पता है कि ये ऐसा ही है। फीलिंग्स एज एन आपका जैसे हो सकता है कि आप किस फीलिंग्स उस समय पर आपको क्या इफ़ेक्ट, आप किस फीलिंग्स में हैं, रिसीवर या सेंडर गुस्से में है तो वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो नॉर्मली जानी चाहिए थी, वो बहुत गुस्से में आगे गई, तो उससे आगे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, या जिससे मैं बात करना चाह रही हूँ वो उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, अभी उसकी फीलिंग्स कुछ और, तो इस तरीके से, या आप सुनना नहीं चाह रहे हैं तो ऐसे, या आप उसको आपको उस पर्सन पे बिल्कुल भरोसा ही नहीं है जो आपका सेंडर है, तो इस केस में भी आप क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा सही से, वो कुछ और कहना चाहता है और समझ ही नहीं रहे हैं उसकी बात को। इन्वायरमेंट यानी माहौल, आसपास की सराउंडिंग्स, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कहीं आवाज़ चल रही बहुत ज़ोर से, स्पीकर्स चल रहे हैं, या वॉकिंग ऑन द रोड, जैसे सपोज आप टेलीफोन में बात करते हैं और कहीं बाहर है तो बहुत पीछे से बैकग्राउंड आवाज़ आती है, तो दिस इज, ऐसे भी आपको कई बार नहीं सुनाई देता, आप कहते हैं क्या ज़ोर से बोलिए, नहीं सुनाई दे रहा, तो जो एक्चुअल मैसेज है वो डिफीट हो जाता है। नेक्स्ट है पर्सनल फैक्टर्स, यानी कि आपकी खुद की फीलिंग्स, आपको लगता है कि ये पर्सन ठीक नहीं है तो मैं क्यों सुनूं इसकी बात, या आपका सोचने का नज़रिया कि आप किसी की सुनते ही नहीं हैं, आप किसी की सुनते ही नहीं है तो आप किसी की क्या सुनेंगे फिर, मतलब क्या समझ में आएगा आपको किसी का बोला हुआ। नेक्स्ट है आपका कल्चर, किस जगह से आप आए, किस जगह से आप बिलोंग करते हैं, या आपके उसमें आपने हमेशा ऐसे ही देखा है कि हमेशा जैसे सपोज गर्ल्स को दबाया जाता है, तो आप भी उसी उससे आए हैं, तो इसी तरीके से आपका कम्युनिकेशन भी बनेगा। तो ये सारे वो कम्युनिकेशन सही से प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता, या तो हमारी लैंग्वेज ख़राब हो, गलत हो, कि जिससे भी हम रिसीवर, क्योंकि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि सामने वाला किस लैंग्वेज में समझेगा। अभी मैं अगर सारी वीडियो इंग्लिश में बना देती थी तो कोई भी नहीं समझता, जबकि ये पेपर इंग्लिश में ही आएगा और इंग्लिश में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको देखते हुए, आपको समझते हुए मैंने ये कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है ये हिंदी में पढ़ाया है। तो दिस इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। तो ये फैक्टर्स हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कम्युनिकेशन, तो ये सारे फैक्टर्स, ओके।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अभी तक हमने पढ़ा कि कौन कौन से बैरियर्स यानी रुकावटें जो ऊपर हम पढ़ रहे थे, वो बैरियर्स कह लो, फैक्टर्स कह लो, कुछ भी कह लो कम्युनिकेशन की। तो कैसे हम कहेंगे, कब कहेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन जो है, जो हम बातचीत या वार्तालाप हम कर रहे हैं, बहुत इफेक्टिव है। इसके अंदर हमारे को 7 C's का ध्यान रखना पड़ता है। 7 C से वर्ड शुरू हैं, देखो ये क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। ये वर्ड आपको एज इट इज़ याद करने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इनमें से कोई भी 4 वर्ड्स दे दिए जाएंगे या 3 वर्ड्स दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में आता है या नहीं आता है, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो अगर आपको सातों के साथ याद हैं तो ही आप बता सकते हैं, या आपको 2 मार्क्स में कोई भी 3 एक्सप्लेन करने को बोल दिए जाएंगे, 3 C's ऑफ कम्युनिकेशन बताओ, ठीक है। या कर्टियस कम्युनिकेशन में क्या होता है, कर्टियस सीज ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, या करेक्ट सीज ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, इस तरीके से भी पूछा जाएगा। तो दिस इज वेरी एक कम्युनिकेशन को हम प्रभावी बोल सकते हैं जब वो क्लियर हो, बिल्कुल, यानी जो आप कहना चाहते हो संक्षेप रूप में आपने बिल्कुल वही लिखा है, वही बताया है, सारा मैसेज आपने बता दिया। कंसाइज यानी कि बहुत छोटे से छोटा जितना आप बता सकें और लेकिन सारी बात बोल दें, ईजी वर्ड्स का इस्तेमाल करके जो ईजीली समझाया जा सके। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब है जो वर्ड आपको एग्जैक्टली यूज़ करने हैं वही यूज़ करना है, ठीक है। जो आपके फैक्ट, मतलब अगर आपने कोई फैक्ट डाला है, कोई आपने बोला है कि ये तथ्य है, ये आज लिया गया, तो उसमें एग्जैक्ट फैक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट वर्ड होने चाहिए, प्रॉपर फैक्ट एंड फिगर होना चाहिए। कॉन्क्रीट मतलब स्थिर। ये नहीं कि आज आपने ये बात बोली, हाँ 50% काम हो गया, कल आप बोलें कि बस थोड़ा सा बचा है अभी भी, और मतलब थोड़ा ही हुआ है। थोड़ा का मतलब क्या होता है, 50%, 60%, 70%, इस तरीके से कंक्रीट होना चाहिए कि जिसको आप मेजर कर सकें कि हाँ इतना काम हो चुका है। सपोज़ आपने मुझे नोटबुक दी थी, मैंने आपको नोटबुक दी है काम करने के लिए, और मैंने आपको 3 यूनिट्स दे रखी हैं, तो आप कहोगे थोड़ा सा बचा है। वो कितना थोड़ा सा बचा है, कि यूनिट 1 ही हुआ है, यूनिट 2 3 नहीं हुआ है, यूनिट 2 तक हो गया, यूनिट 3 नहीं हुआ है। तो कॉन्क्रीट होना चाहिए, मैम 2 यूनिट का हो गया, 1 यूनिट रह गई है, ठीक है। दिस इज कॉन्क्रीट। करेक्ट। नेक्स्ट है करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है सही स्पेलिंग्स, सही लैंग्वेज और सही ग्रामर का इस्तेमाल कर रहा हो। कोहेरेंट का मतलब है जो वर्ड्स जिस सेंस में आप बोलना चाह रहे हैं वो उसी से रिलेटेड हो, वही वर्डों का आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। जो आप बोलना चाह रहे हैं वही वर्डों का इस्तेमाल करें, गलत वर्डों का इस्तेमाल ना करें। कंप्लीट का मतलब है जो मैसेज जितना आप उन्हें बताना चाहते हैं वो मैसेज कंप्लीट हो। अगर आप किसी कोई इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। कर्टियस का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, यानी कि आपको जब भी कम्युनिकेट करते हैं आपको एंगर नहीं दिखाना है, पोलाइटली रिस्पेक्टफुली बात करनी है, चाहे आपसे बड़ा या छोटा कोई भी हो। दिस इज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। हम आगे बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में कि कितने टाइप की कम्युनिकेशन होते हैं, नॉन वर्बल, वर्बल और विजुअल। ये तीनों के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। आप इसके क्वेश्चंस ज़रूर नोटबुक में लिख लीजिएगा, जो भी डाउट होंगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।